भटिंडा की रिवोल्यूशनरी इनकलाबी ज़मीन को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सलाम। एक ऐसा चमन है भारत, जिसमें सिर्फ एक रंग के फूल नहीं खिलते, सिर्फ एक ऐसा चमन जहाँ फूलों का रंग भी अलग अलग है, उसका साइज़ भी अलग अलग है, उसकी खुशबू भी अलग अलग है। कि हम 4 गुजराती मिल के ये तय कर देंगे कि 140 करोड़ लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। मैंने ये ज़रूर बताया कि वहाँ हमारे समाज में चुनौतियाँ क्या हैं। मैंने ये भी बताया कि हमें हमारे संविधान को, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। मैंने ये भी बताया कि मेरे जैसे पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैंने एक और बात कही वहाँ कि दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें, दुनिया के जो अरबों खरबोंपति लोग हैं, वो मुझ में पैसा लगा रहे हैं ताकि मैं भारत को, भारत की सरकार को, आप सोचिए, जिनके पास मैंने कहा कि फ़ौज है, अदालत है, मीडिया है, पूरा का पूरा सरकारी महकमा है, कि मैं उसे अस्थिर कर सकती हूँ। तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि क्या वाक़ई मैं इतनी ताकतवर हूँ? मुझसे पूछते भी हैं लोग कि अगर आप पत्रकार नहीं होती तो क्या करती? तो मैं कहती हूँ कि मैं पत्रकार नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होती। और मैं 12 साल की छोटी बच्ची थी 1992 में, जब मुझे अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। जब पहली बार मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरी धार्मिक पहचान क्या है और उस धार्मिक पहचान की मुश्किलें क्या हैं। क्यों मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे स्कूल में जो मेरे साथ पढ़ती थी, वंदना वंदना पांडे, उसके लिए वो छुट्टी का वक्त था क्योंकि स्कूल बंद हो गए थे और मैं एक रेफ्यूजी की तरह अपने ही देश में जान बचा के भाग रही थी। तो जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, इन 10 सालों का, उसमें सत्ता का जुल्म लिखा जाएगा, उसमें संविधान को कत्ल करने की कहानियाँ लिखी जाएंगी, उसमें लिखा जाएगा कि कैसे कश्मीर के लाखों लोगों को उन्हीं के राज्य में कैद कर दिया गया और कर्फ्यू लगाकर उनके लिए वो फैसला लिया गया जिसमें उनको कभी शामिल नहीं किया गया। उसमें लिखा जाएगा कि किसानों पर गोलियां चलाई गई। उसमें ये भी लिखा जाएगा कि एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। लेकिन उसमें उनके जुल्म की कहानी के साथ साथ हमारे हौसलों की कहानी भी लिखी जाएगी कि मैं जहाँ बैठी हूँ और मेरे सामने ये सब कुछ जो हो रहा है और पिछले 1 डेढ़ घंटे में जो कुछ मैंने महसूस किया है, ये सच है। क्योंकि मैं भारत के एक ऐसे हिस्से से आती हूँ जहाँ बहुत निराशा है, बहुत अंधेरा है, बहुत नाउम्मीदी है और बहुत यहाँ मैं उर्दू का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग उर्दू भी समझते होंगे, जिन्हें कुन ज़हन कहते हैं, मतलब कंजर्वेटिव माइंडसेट। और यहाँ आके मैं देख रही हूँ इनकलाबी शायरी है, रिवॉल्यूशन के गीत गाए जा रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि आप उम्मीद का दामन मत छोड़िए। और चिड़ियों को, लहरों को, सागर को, दरख्तों को ये कहा जा रहा है कि हम आपसे उम्मीद नहीं, आप हमसे उम्मीद कीजिए। किताबों का यहाँ मेला लगा हुआ है। आप यकीन जानिए, मेरा दिल कई बार भर आया सिर्फ यहाँ बैठकर। पहले वहाँ गई किताबों के मेले में और उसके बाद फिर यहाँ आप लोगों को बैठा हुआ देखकर और उन लोगों को गाते हुए देखकर मुझे लगा कि ऐसे भी लोग हैं जो मेरे गीत मेरे हैं लेकिन अपने मुख से गा रहे हैं। तो पहली बात तो आपको लगा कि शायद मैं आपको कुछ दिशा देने, उम्मीद देने या कुछ ऐसी बात कह जाऊंगी जो आपको नहीं मालूम। आप यकीन नहीं करते कि आप मुझे वो बात दे रहे हैं, वो चीज़ें सिखा रहे हैं पिछले 1.5 घंटे के दौरान जो मैं नहीं जानती। और यहाँ से मैं बहुत सारी उम्मीद लेकर जाऊंगी और आपसे एक वादा भी लेकर जाना चाहती हूँ। अभी मेरी स्पीच शुरू नहीं हुई है लेकिन वादों की बारी आ गई है। वो ये कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है हम भारत के लोग, संविधान, समाज और आज़ाद प्रेस। पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर संविधान भी हमें नज़र आया, यहाँ समाज भी नज़र आया। प्रेस की बात तो मैं आपसे करूँगी, लेकिन उससे पहले भटिंडा की रिवोल्यूशनरी इनकलाबी ज़मीन को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सलाम। और साथ साथ आपको आज 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है, उसकी भी शुभकामनाएं दे देती हूँ। बड़ा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ हमें इस बात की भी याद दिलाता है
आरफा खानम शेरवानी भटिंडा की धरती पर पंजाबियों के सामने बैठकर बड़े दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। यही तो भारत है या नहीं, बताइए। कि हमारे लिए भी ये दिन उतना ही बड़ा है जितना भारत के और दुनिया के ईसाइयों के लिए बड़ा है, और इसीलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की जो डाइवर्सिटी है, जो इसकी खूबसूरती है, जिस बहार का और ख़िज़ां का जिक्र अभी हमसे पहले जो गायक गीतकार बैठे हुए थे, जो गा रहे थे हमारे सामने, वही तो है कि एक ऐसा चमन है भारत जिसमें सिर्फ एक रंग के फूल नहीं खिलते, सिर्फ एक ऐसा चमन जहाँ फूलों का रंग भी अलग अलग है, उसका साइज़ भी अलग अलग है, उसकी खुशबू भी अलग अलग है। लेकिन पिछले 10-11 साल में जो कोशिश हुई है वो ये कि इस चमन में सिर्फ एक रंग का ही फूल खिलेगा। उसका साइज़ कितना खिल सकता है, वो छोटा फूल होगा या वो बड़ा फूल होगा, ये भी सत्ता में बैठे हुए लोग तय करेंगे। और उसकी खुशबू कैसी होगी, जिस रंग का फूल होगा, जिस साइज़ का वो फूल होगा, उसकी खुशबू भी वो लोग तय करेंगे जिनको वोट देकर हमने गद्दी पर बिठाया है। वो हमारी सैकड़ों साल की सभ्यता, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, उस सब को एक तरफ करके हमें ये बताना चाहते हैं कि हम आपको बताएंगे 140 करोड़ लोगों को, पंजाब से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो 4 लोग, 2 कारोबारी और 2 नेता, सिर्फ हमें बताना चाहते हैं कि हम 4 गुजराती मिलके ये तय कर देंगे कि 140 करोड़ लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। अभी इससे पहले 2 दिन पहले ही मैं उत्तराखंड गई थी। वहाँ उत्तराखंड महिला मंच ने मुझे बुलाया था। उनके 30 साल पूरे हो रहे थे और वो क्रांतिकारी औरतें थीं उत्तराखंड की, जिन्होंने सत्ता के जबड़े से अपना स्टेट छीन लिया और अपना राज्य उन्होंने, यानी वो इनकलाबी औरतें थीं जिनका कि उत्तराखंड बनाने में रोल था, और उन महिलाओं ने मुझे बुलाया। उनके 30 साल पूरे हो रहे थे। वहाँ भी कुछ लोग भगवे साफे और झंडे लेकर पहुँच गए और कहा कि मुझे बोलने नहीं देंगे। आप सोचिए कि 11वां साल इन लोगों को सत्ता में हो रहा है, देश के हर संसाधन पर इनका कब्जा है, सरकार से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर कारोबार से लेकर मीडिया का पूरा महकमा इनके पास है। मैं तो कहूँगी कि जज भी इनके कब्जे में हैं। इस सब के बावजूद उन्हें एक महिला के महिला कार्यक्रम में बोल देने से डर लगता है। और फिर मुझे याद आता है वो नज़्म जब कहा जाता है कि वो डरते हैं कि ये गरीब कमज़ोर लोग हमसे डरना बंद कर देंगे। डर इस बात का है, पाश ने ही कहा था शायद, कि ये गरीब और कमज़ोर लोग हमसे डरना बंद कर देंगे, इसलिए वो डराने की तमाम कोशिशें करते हैं और एक महिला को महिला कार्यक्रम में बोलने नहीं देते। और मैं सोच रही थी कि महिलाओं को लेकर तो इस देश में जिस तरह का एक रिवाज है, जिस तरह से महिलाओं को देखा जाता है, वो तो बड़ा ही हार्मलेस, मतलब बड़ा हानिकारक है। महिलाएं 10 हों, 20 हों, 50 हों, 500 हों, क्या कर लेंगी भाई? पुरुषवादी जितना समाज है ये। अभी भी देखिए सरकार में बैठे हुए लोग, खुद हमारे सबसे बड़े नेता कहते हैं कि 56 इंच का उनका सीना है, यानी कि उनकी सिर्फ नीतियां और राजनीति ही मर्दवादी नहीं है, उनकी भाषा भी मर्दवादी ही है। तो वो लोग भी महिलाओं से डरते हैं कि उन्हें बोलने नहीं देते। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताती हूँ कि अभी मैं आजकल क्या कर रही हूँ। इससे पहले कि, और ये भी मेरे विषय से ही बहुत भटक नहीं रही हूँ विषय से, जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आजकल मैं क्या कर रही हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं पिछले करीब 2 दशक से भी ज़्यादा से पत्रकारिता में हूँ। मैंने NDTV, राज्यसभा TV जैसी जगहों पे काम किया और अभी 2017 से मैं द वायर में हूँ। और द वायर एक ऐसा संस्थान है जहाँ आकर मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं अपने घर आ गई। इस तरह का एक, मैं बार इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इस पूरे हॉल में, जबकि पूरा माहौल मैंने बताया आपको कि इस कदर अंधकारमय है, इतना ज़्यादा आसमान पूरा गहरा काला है, तो फिर इस हॉल में मुझे लगता है एक छोटी सी क्रांति या एक छोटा सा इनकलाब हो रहा है कि हम यहाँ पर लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ समाज संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा संस्थान भी कुछ ऐसा ही है, जो जाहिर है पत्रकारिता का संस्थान है, लेकिन उस संस्थान के अपने उसूल हैं, उसके अपने सिद्धांत हैं,
उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं और उसकी अपनी एक विचारधारा भी है। और वो विचारधारा यही है कि वो संविधान से चलता है और लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं वही द वायर और मेरे जैसे पत्रकारों के अकेले उसूल हैं। हमारे कोई धार्मिक उसूल नहीं है, ना ही हमारे जातीय उसूल हैं, ना हमारे कोई जेंडर रूल्स हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ही किताब है जो हमारी पाक किताब है और उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आजकल मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया स्टेट में है, मैं वहाँ आजकल होती हूँ और इत्तेफाक से सिर्फ 3 हफ्ते के लिए मैं यहाँ आई हूँ हिंदुस्तान। बीच में मुझे समय मिला, 1 साल का ये कार्यक्रम है और मैंने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता। जब मुझे जसमान जी का मुझे फ़ोन आया कि आपको, वहीं पर थी मैं कैलिफोर्निया में, कि आपको पंजाब आना है, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस ज़बान से ना कहूँ और मैंने सोचा कि शायद 3 ही हफ्ते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर और आप लोगों से मिलूँगी। तो वहाँ पर मुझे एक फेलोशिप का मैं हिस्सा हूँ जिसका नाम है JS नाइट, जॉन एस नाइट जर्नलिज्म फेलोशिप। ये करीब पिछले 60 साल से चलती है और 60 साल के इतिहास में मैं सिर्फ 5वीं भारतीय हूँ, भारतीय पत्रकार, जिसको बुलाया गया है रिसर्च करने के लिए, पत्रकारिता के भविष्य पर चर्चा करने के लिए और पत्रकारिता के भविष्य पर कि किस तरह से जो, तो करीब हम 13 लोग हैं, 13 लोगों में 6 लोग आए हैं पूरी दुनिया भर से, जिसमें मैं एशिया से मुझे चुना गया है वहाँ जाने के लिए, और इसके अलावा 7 लोग अमेरिका के हैं और हम सब पत्रकार हैं। और हम 13 लोग मिलके जो फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म है, पत्रकारिता का भविष्य, सहाफ़त का मुस्तकबिल, हम इस पर 1 साल तक 13 लोग मिलके रिसर्च करेंगे, अपने तजुर्बे बांटेंगे। मैं उनके तजुर्बे से कुछ सीखूंगी। हमारे एक साथी रूस से आए हैं, एक साथी हमारी जर्मनी से आई हैं, एक कोलंबिया से आए हैं, एक वेनेजुएला की हैं और इसके अलावा एक अफ्रीका में मलावी से आए हैं। तो इस तरह से एक लोगों का, पत्रकारों का एक समूह है जो इस पर हम चर्चा करेंगे और उम्मीद मुझे ये है कि जब अगले साल जून में मैं वापस लौटूंगी और आप लोगों के सामने फिर मैं हाजिर होंगी, मैं अपनी पत्रकारिता को कुछ और चमका दूंगी, कुछ और बेहतर बनाऊंगी और पूरी दुनिया से मैं सीख कर आऊँगी, लेकिन दुनिया को भी ये बता कर आऊँगी। और ये मैंने बताया, जब आप देश से दूर होते हैं तो जैसे मैंने कहा कि मुझसे बड़ा तो इस सरकार का कोई क्रिटिक भी नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा जो इनके बदतरीन जिसे आलोचक कहते हैं उनमें से मैं एक हूँ कि इनकी हर पॉलिसी और पॉलिटिक्स की मैं आलोचना करती हूँ, जो मेरा काम है और मेरा धर्म भी है। पत्रकारिता का धर्म है कि इनकी हर पॉलिटिक्स और हर पॉलिसी जो जनता के विरोध में है, आम लोगों के विरोध में है, मैं उसकी आलोचना करूं, उस पर विश्लेषण करूं और आम जनता को बताऊं कि क्या गलत हो रहा है इस देश में। लेकिन जब आप देश से बाहर जाते हैं और जब आप एक मुल्क के नुमाइंदे होते हैं, तो मैंने देखा कि मैं भी वहाँ कुछ बदली सी थी। मैंने ये ज़रूर बताया कि वहाँ हमारे समाज में चुनौतियाँ क्या हैं। मैंने ये भी बताया कि हमें हमारे संविधान को, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। मैंने ये भी बताया कि मेरे जैसे पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैंने एक और बात कही वहाँ। मैंने कहा कि 75 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था भारत, तो आप ही के जैसे लोग, वो अमेरिका में नहीं ब्रिटेन में रहने वाले लोग, उन्होंने हमारी ओबिचुरी लिख दी थी कि आप और आपका देश, जितनी विभिन्नताएं हैं यहाँ, जितने मज़हब हैं, जितनी जातियाँ हैं, जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, जितने रीजन्स हैं यहाँ पर, आप आज़ादी तो ले लीजिए लेकिन आप एक बच नहीं पाएंगे। आप 2-4 साल चलने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे बारे में कोई नहीं कहता था कि हम एक देश के तौर पे बने रहेंगे। आज 75 साल बाद न सिर्फ कि हम आज़ाद हैं, न सिर्फ कि हम एक लोकतंत्र हैं, बल्कि हम सामाजिक एकता के साथ 140 करोड़ लोग एक छाते के नीचे जी रहे हैं। और इस बात पे मुझे बहुत गर्व है। मैंने अपना सर ऊंचा करके कहा और कहा कि पश्चिमी देशों को भारत से ये सीखना चाहिए। मैं यहाँ अपनी सरकार की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ अपने लोगों की तारीफ कर रही हूँ कि मेरे लोग एक हैं। तमाम तरह के बंटवारे की राजनीति, बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति के बावजूद आज यहाँ आप सब बैठे हैं और मुझे बोलने के लिए बुलाया है। मुझ अदना सी शख्सियत को ये सिर्फ भारत के लोग कर सकते हैं। तो और मेरे जैसे व्यक्ति जिसको कहा जाता है कि मैं एंटी नेशनल हूँ, कभी कहा जाता है कि मैं कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, कभी
अमेरिका के जॉर्ज सोरोस तो कभी पाकिस्तान की आईएसआई, मतलब कोई ऐसी संस्था नहीं बची है, कोई ऐसे लोग नहीं बचे हैं जो मुझ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए, एक ही व्यक्ति कितने लोगों के जरिए समर्थित है, यानी कितना अहम होगा वो व्यक्ति जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, पैसा लगा रही हैं, और वो कहते हैं कि भाई आप ये सब करके भारत में तख्ता पलट करना चाहते हैं, भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। हैरानी की बात आप ये देखिए कि एक मुफस्सिल कस्बे की एक लड़की, मेरी जो पहचान है, बहुत सारी पहचानों में एक पहचान ये भी है कि मैं मुसलमान हूँ, एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से आती हूँ, और किसी तरह से, मतलब एक तरह का ये चमत्कार, एक मौजज़ा है कि मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ, वरना जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ नहीं होना था। ना मैं उस धर्म से आती हूँ, ना मैं उस जाति से आती हूँ, ना मैं उस समाज से आती हूँ, ना मुझे ख़ानदानी ऐसा कोई प्रिविलेज मिला है जिसकी बुनियाद पे मैं यहाँ द वायर की सीनियर एडिटर, यहाँ की नोट स्पीकर, ये मेरी तकदीर में ये सब नहीं लिखा था। ये तकदीर से लड़ के मैं यहाँ पहुँची हूँ। और एक ऐसे कमज़ोर समाज और कमज़ोर पृष्ठभूमि से आने वाली महिला को ये कहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दुनिया के जो अरबों खरबोंपति लोग हैं, वो मुझ में पैसा लगा रहे हैं ताकि मैं भारत को, भारत की सरकार को, आप सोचिए, जिनके पास मैंने कहा कि फ़ौज है, अदालत है, मीडिया है, पूरा का पूरा सरकारी महकमा है, कि मैं उसे अस्थिर कर सकती हूँ। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या वाकई मैं इतनी ताकतवर हूँ। तो अब पंजाब का थोड़ा सा हम जिक्र कर लें। मैंने कहा कि मुझे उम्मीद तो यहाँ से बहुत कुछ है, और एक जो चीज़ मैंने वहाँ स्टैनफोर्ड में सीखी वो ये कि जो राष्ट्रीय मीडिया है, तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया, उससे अब उसका एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है कि वहाँ का ऑडियंस है और वहाँ का जो पाठक है वो अब छोटे अखबारों, छोटे चैनलों और छोटे न्यूज़ रूम्स में अपना विश्वास जाहिर कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो अखबार हैं, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या CNN हो, या फॉक्स न्यूज़ हो, उस सब से घट के अब जो छोटे न्यूज़ रूम्स हैं जिसमें 10, 20, 50 लोग, और जो आम जनता के सहयोग से चलने वाले न्यूज़ रूम्स हैं, यानी आपके जैसे आम लोग पैसा लगाते हैं, जो अरबोंपति लोग हैं उनके पैसे से चलने वाला नहीं, उन अरबोंपति लोगों के राजनीतिक एजेंडे से चलने वाले अखबार नहीं, आम लोगों के जरिए चलने वाले अखबार, ये वहाँ मीडिया का नया ट्रेंड है। और मुझे ये लगता है कि भारत के लिए भी यही अहम होगा, और इसी तरह से वायर जैसे, या स्क्रोल है, या क्विंट है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, या अब कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स भी हैं। मुझे लगता है भारत जैसे जो डाइवर्सिटी वाला देश है उसके लिए भी ये बहुत अहम है कि हम बड़े बड़े जो ये मीडिया नेटवर्क हैं इनमें अपना विश्वास, अपनी आस्था और अपना पैसा, क्योंकि देखिए जब आप एड्स देखते हैं, आप इनको डायरेक्टली पैसा नहीं देते, लेकिन जब आप एड्स देखते हैं तो आप इनडायरेक्टली इनकी मदद कर रहे हैं। और इस वक्त आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि भारत में जो मीडिया है, तथाकथित जो मुख्य धारा का मीडिया है, उसका सबसे बड़ा एडवर्टाइजर कौन है? बताइए आप मुझे। एग्जैक्टली, भारत की सरकार भारत के मुख्य धारा की मीडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर। तो मीडिया किसको सर्व करेगी? आपको सर्व करेगी या एडवर्टाइजर को सर्व करेगी? तो जहां से पैसा आ रहा है, जहां से ऐड आ रहा है, वहीं उसी को सर्व किया जाएगा। तो तरीका वही है, चाहे अमेरिका हो या भारत हो, कि अगर आपको खबरों की आज़ादी चाहिए तो उन्हें आपको पत्रकारों को आज़ाद करना होगा। और पत्रकारों की आज़ादी के मायने क्या है कि मेरे जैसे लोग न सरकार के गुलाम बने, ना अंबानी अडानी के गुलाम बने, ना कारोबारियों के, ना सरकार के। हमारी अगली जवाब सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही हमारी आपके प्रति हो। ये मीडिया का मॉडल है। मैं थोड़ी देर में फिर से मीडिया पे आऊँगी। मीडिया मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं है, सिर्फ एक रोज़गार का ज़रिया नहीं है, ये एक ज़िंदगी का तरीक़ा है जिसे मैं जीती हूँ। और कई बार मैं सोचती हूँ कि मुझसे पूछते भी हैं लोग कि अगर आप पत्रकार नहीं होती तो क्या करती? तो मैं कहती हूँ कि मैं पत्रकार नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होती। मैं डॉक्टर, इंजीनियर
या ब्यूरोक्रेट कुछ नहीं हो सकती थी। मैं इसी पेशे के लिए पैदा हुई। मैं जब छोटी बच्ची थी, 1990 के दशक की बात है ये, बाबरी मस्जिद को जब ढाया गया और उस पूरे फसाद में मेरी जो फैमिली थी वो भी अफेक्टेड हुई। और मैं 12 साल की छोटी बच्ची थी 1992 में, जब मुझे अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। जब पहली बार मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरी धार्मिक पहचान क्या है और उस धार्मिक पहचान की मुश्किलें क्या हैं। क्यों मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे स्कूल में जो मेरे साथ पढ़ती थी, वंदना पांडे, उसके लिए वो छुट्टी का वक्त था क्योंकि स्कूल बंद हो गए थे, और मैं एक रेफ्यूजी की तरह अपने ही देश में जान बचा के भाग रही थी। तो ये फ़र्क है एक वंदना और एक आरफा होने में, और ये मुझे पता लग गया था जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। मेरी फैमिली में मेरे माता पिता काफ़ी मजहबी लोग हैं, अपने मज़हब को बहुत दिल से लगा के रखते हैं और काफ़ी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं वो। लेकिन उनके प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स होने के बावजूद भी वो काफ़ी प्रोग्रेसिव लोग हैं। उनके जहन के जो दरीचे हैं वो बंद नहीं, और इसलिए हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि तुम, मेरी मदर खासकर, कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी का मालिक बनना है, तुम्हें अपना पैसा कमाना है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी है जैसे तुम चाहती हो। और उस बात को मैंने गांठ बांध के हमेशा के लिए अपने लिए रख लिया। तो उससे 1992 का जो वो हादसा था, क्योंकि मैं आज आपके सामने कौन हूँ ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इससे पहले मैं क्या थी और मैं ऐसी क्यों बनी। क्यों मैं ये कह रही हूँ कि मैं कुछ और नहीं कर सकती थी। क्यों मैं ये समझती हूँ कि इस देश में जो सबसे ताकतवर लोग हैं उनसे भी मैं भिड़ जाती हूँ। ये जज्बा कहाँ से आता है? ये जज्बा वहाँ से आता है कि जब मैं छोटी बच्ची थी और मैंने देखा कि मेरी जैसी जो लड़कियाँ हैं, और ख़ासकर जिनको तथाकथित निचली जाति के लोग कहते हैं, जिनको धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, चाहे वो ईसाई हों या वो सिख हों या पारसी हों या मुसलमान हों, महिलाओं की और ख़ासकर धार्मिक अल्पसंख्यक, इन दोनों की आवाज़ नहीं थी। ना वो अखबार में मैं अपनी खबर पढ़ती थी, न टीवी पे अपनी खबर मैं सुनती थी। मैं कहती थी कि मैं कहाँ हूँ? ना अखबार में मेरी खबर लिखी जा रही है, न टीवी पे मेरी खबर सुनाई जा रही है। और धीरे धीरे मुझे ये पता लग गया कि आपकी कहानी तभी लिखी जाएगी जब इस कहानी को आप खुद लिखेंगे। और उसी नन्ही उम्र से मैंने, जब मुझे पत्रकारिता, मुझे नहीं पता था जब मैं 12 साल की थी कि मैं पत्रकार बनूंगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि मुझे कुछ कहना है। मेरे अंदर मैं एक घुटन महसूस करती थी और मैंने शुरुआत की कविताएं लिखने से। जब मुझे साहित्य के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, मुझे पत्रकारिता के बारे में भी नहीं पता था, तब भी मुझे पता था कि मुझे कुछ कहना है, मुझे अपनी कहानी कहनी है। सिर्फ अपनी नहीं, अपने जैसे लाखों करोड़ों लोग, उनकी कहानियां भी नहीं थी। तो कविताओं से शुरू करके अखबार तक आई, और अखबार से शुरू करके टीवी में अपना एक लंबा मैंने अपने जीवन का हिस्सा तय किया, और उसके बाद फिर यूट्यूब पर मैं आ गई। प्लेटफॉर्म्स बदलते गए, अलग अलग संस्थान बदलते गए, लेकिन जो मेरे कहने की जो मंशा थी, जो मैं कहना चाहती थी, वो मैं वही कह रही हूँ। और अक्सर जब मैं आम लोगों से बातचीत करती हूँ तो लोग कहते हैं कि अभी पिछले दिनों मैं अपने एक दोस्त के साथ एक म्यूज़िकल शो में गई दिल्ली में। वहाँ शो के दौरान बहुत सारे लोग आ रहे थे बात करने, फ़ोटो वगैरह खिंचवाया। एक साहब बुजुर्ग से एक कोने में खड़े थे और मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि आसपास भीड़ थी, लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। मैंने उनको देखा, उन्हें अपने पास बुला लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत देर से मिलने की कोशिश कर रहा था। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ है वो उसी दिन आप पैदा हुई थी जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि आप इसलिए मुझसे मिलना चाहते थे? बोले नहीं, ये वजह नहीं है मिलने की। मिलने की वजह यह है कि जिस दिन कोई बड़ी खबर ब्रेक होती है और मैं अखबार और टीवी तलाश करता हूँ और दिन भर खबरें देखता रहता हूँ और मैं उस खबर के बारे में सोचता रहता हूँ, दिन भर सोचने के बाद उस खबर के बारे में जो मैं सोच रहा होता हूँ, शाम को जब मैं अपना फ़ोन लेके बैठता हूँ और यूट्यूब में आपका वीडियो ऑन करता हूँ, आप वही बात कह रही होती हैं जो मैं सुबह से सोच रहा होता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपको ये कैसे पता चलता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ?
आप ये समझिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा तोहफ़ा, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे कभी नहीं मिला कि मैं कम से कम कुछ लोग, चाहे वो 10-20 लाख लोग हों, 1 आध करोड़ लोग हों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 140 करोड़ लोग मुझ में अपना रिप्रेजेंटेशन ढूंढते हैं, लेकिन अगर वो 10-20 लाख लोग भी हैं, 1 आध करोड़ लोग भी हैं, तो इस ज़िंदगी के लिए तो इतना काफ़ी है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने ये कहा कि आपको ये कैसे पता चलता है, मतलब कि जनता की नब्ज़ पे हाथ होना, इसे ये कहूँगी मैं कि मैं समझती हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं क्यों समझती हूँ? मैं इसलिए समझती हूँ कि वो जो साहब मुझसे मिलने आए थे, या आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप में से ही एक हूँ। मैं किसी ऊंचे पायदान पर बैठकर अपने नीचे बैठा हुआ दर्शक उससे बात नहीं कर रही हूँ। मैं और आप एक ही हैं। मैं इसी समाज से निकलकर, उठकर आई हुई इस पूरे सिस्टम की सर्वाइवर हूँ। मुझे लोग कहते हैं आप हीरो हैं, मैं कहती हूँ मैं हीरो नहीं हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ। सर्वाइवर हूँ कम्युनलिज्म की, सर्वाइवर हूँ पेट्रियार्की की, सर्वाइवर हूँ पूरे एलिटिस्ट सिस्टम की, जिसमें मेरे जैसे लोग, इनको एग्जिस्ट ही नहीं करना था। मैंने सर्वाइव किया, मैं सर्वाइवर हूँ। हीरो कौन है इसको तो इतिहास लिखेगा, हिस्ट्री लिखेगी कौन हीरो है या नहीं, लेकिन मैं ज़रूर इस बात पे फख्र करती हूँ कि मैं एक सर्वाइवर हूँ। मैंने इस सिस्टम को सर्वाइव किया है, आपके सामने यहाँ खड़े होने लायक बची हूँ, क्योंकि अपने को प्रिजर्व करके यहाँ तक निकली हूँ। अब मैं आती हूँ कि पंजाब ने पिछले कुछ सालों में देश को क्या दिया। आप लोग, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोगों का जो पंजाब का जो इतिहास है, और पंजाब का जो इतिहास है, जो आपका इतिहास है, वो मेरा भी इतिहास है, क्योंकि जो हमारी जो विरासत है, ये हमारी साझी विरासत है। तो जब मैं आप कह रही हूँ, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस यहाँ हॉल में मैं बैठी हूँ, मेरी और आपकी विरासत अलग नहीं है। एक तारीख रही है, 1 साल, 2 साल, 10 साल पुरानी नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी ये विरासत है जो आपने इस मुल्क को दी। और इस मुल्क की मिट्टी में, इस मुल्क की तारीख में, इस मुल्क के बनने में और इस मुल्क के बचने में, तो बनने तक की कहानी तो आपको मालूम है। आज जो मैं कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क के बचने में आपने क्या अपना किरदार अदा किया है, और मैंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर उसको कैसे देखा और कैसे कवर किया। मैं अपनी सहाफ़त पर, अपने जर्नलिज्म पर एक किताब लिख रही हूँ, और उसमें एक बहुत अहम, जो तीन सबसे अहम चैप्टर्स हैं, उनमें से एक है किसान आंदोलन। कि किसान आंदोलन में भारत को, भारत के समाज को, उसकी राजनीति को तो बदला, लेकिन मुझे एक पत्रकार के तौर पे कैसे बदला। क्योंकि आप ये समझिए कि जब एक पत्रकार किसी खबर को कवर कर रहा होता है, और वो खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, कुछ घंटे की, कुछ दिन की खबर नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। उस आंदोलन से समाज तो बदलता है, लेकिन उस आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, यानी वो आंदोलनकारी, वो तो लेकर आ रहे हैं अपने साथ एक तरह की पॉलिटिक्स, एक तरह का बदलाव, लेकिन उस आंदोलन को जो लोग छू जाते हैं, वो आंदोलन उन्हें भी बदल देता है, और उनमें मैं शुमार हूँ। मुझे किसान आंदोलन ने बदला एक पत्रकार के तौर पे। ये वो वक्त था जब आज की सत्ता पे कोई उंगली उठाना तो दूर की बात है, कोई आंख नहीं उठा सकता था। ये वो दौर था जब आज के सबसे बड़े नेता उस सबसे मजबूत दौर में अपने थे, जिन पर कोई, मैंने कहा कि उंगली उठाना तो दूर की बात है, कोई नज़र भी नहीं उठा सकता था। ऐसा लगता था, वो बता रहे थे कि भाई जो देश है हमारा, वो सैकड़ों साल की गुलामी से आज़ाद हो रहा है, और धार्मिक गुलामी, बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को बता रहे थे कि भाई इस गुलामी से हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, और एक ख़ास तरह का हम देश बनाना चाहते हैं, जो देश एक धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बना रहे हैं हम। वो एक धर्म के मानने वाले लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन बनेंगे, और बाकी सब लोग सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन। उनको बराबर के अधिकार नहीं होंगे, ना ही उनको बराबर की आज़ादी मिलेगी। बराबर के ओहदे तो आप भूल जाइए। सड़कों पर सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा था। टीवी चैनलों में, टीवी स्टूडियो से जहर भरे हुए और हिंसक
टीवी शोज ब्रॉडकास्ट किए जा रहे थे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत के मुसलमान थे, और एक इस तरह की जनता बनाने की कोशिश हो रही थी। यानी सरकार बनाना तो आसान है, लेकिन यहाँ पे जो बनाया जा रहा था वो सरकार नहीं, जनता बनाई जा रही थी। एक नई जनता पैदा की जा रही थी, जिसमें वो कहते थे कि हम अब नहीं 5 साल नहीं, हम 50 साल सत्ता में रहेंगे। याद है आपको? एक बहुत बड़े नेता ने हमारे देश के कहा कि हम 50 साल कम से कम सत्ता में रहेंगे। तो वो एक ऐसी जनता तैयार कर रहे थे जो 50 साल तक उन्हें सत्ता में रखे, और जब 50 साल वो सत्ता में रहेंगे तो फिर 50 साल के बाद कहाँ जाएंगे? फिर तो वहीं रहेंगे। और एक तरह का ये बताया जा रहा था कि एक कोई धर्म युद्ध हो रहा है, जिसमें पहली बार जब ये मंथन खत्म हो जाएगा तो इस मंथन के बाद जो नया देश उभर कर आएगा वो देश है जो आपको तमाम तरह की गुलामी से आज़ाद करेगा और एक तरह के लोगों का हमेशा के लिए राज स्थापित हो जाएगा। डर और खौफ का आलम यह था कि कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पत्रकार, कोई नेता, यहाँ तक कि विपक्ष पूरे तरीके से धराशायी थे। कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था, और इतने अहंकारी हो गई थी ये सरकार कि बिना किसी डिस्कशन के जब संसद में देश की, यानी जिसको कहते हैं ये कि भाई मंदिर है लोकतंत्र का, जब वहाँ पूरी उपस्थिति भी नहीं थी लोगों की, तब बिल्कुल आपातकाल की स्थिति में इन्होंने कृषि कानून लागू कर दिया। इस पूरे अहंकार को तोड़ने वाले भारत के धरती पुत्र भारत के किसान थे। और उन किसानों का नेतृत्व किया, उनको लीडरशिप देने का काम किया, उनकी क़यादत करने का काम किया पंजाब के किसानों ने। तो जब मैंने वहाँ पे देखा कि शुरुआत तो हुई थी ये खेती किसानी को बचाने से लेकर कि हमें कृषि कानून नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, और किसान बात करने लगे कि विदेश नीति में नरेंद्र मोदी जी ये गलती कर रहे हैं, आर्थिक नीति में ये खराबी हो रही है, वित्त मंत्री ये गलत कर रहे हैं, शिक्षा नीति में ये गड़बड़ हो रही है, सामाजिक नीति में ये खराबी हो रही है। यानी भारत का, पंजाब का वो किसान जिसको सिर्फ ये समझा गया कि वो एक स्टेट में बैठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ अपने गांव देहात से ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अभी फसल की बात आई है, अभी आए हैं, 2-4 दिन बाद लौट जाएंगे। वो लोग देश की सरकार को ये बता रहे थे कि सरकार चलानी कैसे है। ये गुमान देखा मैंने लोगों में, ये गौरव देखा मैंने लोगों में, और मैं कहूं तो ये गुरूर देखा मैंने कि हम आपको बताएंगे सरकार कैसे चलाओगे, आप हमें नहीं बताएंगे कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। और जब मैंने इतने रोशन दिमाग लोगों से मैं मिली और मैंने देखा कि कैसे पूरा एक तरह से, जिसे नेशनल नैरेटिव जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रीय विमर्श, धीरे धीरे वो बदलने लगा। किसान बोले, फिर मजदूर बोले, फिर महिलाएं बोली, फिर मुसलमान बोले, फिर ईसाई बोले, और एक के बाद एक आपने देखा कि पूरा नैरेटिव बदल गया। यानी हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री जो खड़ी की गई सिर्फ एक व्यक्ति की तारीफ करने के लिए, हज़ारों करोड़ लगे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में पत्रकार आज सिर्फ एक काम कर रहे हैं, और तब भी कर रहे थे 2019-20 में भी। सिर्फ एक काम है उनका, और उनका काम क्या है? एक व्यक्ति, उसकी पॉलिटिक्स और उसकी पॉलिसीज, सिर्फ उसके गुणगान करना है दिन रात। इस हज़ारों करोड़ को सिर्फ इसलिए खर्च किया गया, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में सबसे कमज़ोर तबके से आने वाले वो लोग जिनको किसान कहा गया कि ये क्या बदल लेंगे इस देश में, उन्होंने उस हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया और नेशनल नैरेटिव चेंज कर दिया। ये किया पंजाब के किसानों। मैं इसलिए भी आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आप ये समझें कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हैं। एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता आपने देखा टीवी चैनलों पे, पहले कहा गया कि भाई ये किसान आए हैं, अभी ठंड होगी, देखिए भाग जाएंगे। फिर कहा कि अभी बहुत गर्मी है, देखिए भाग जाएंगे। फिर कहा कि देखिए बरसात हो रही है, इनके टेंट वेंट सब उखड़ जाएंगे। पता चला न किसान ठंड से डरे, न गर्मी से डरे,
ना तूफान में उनके टेंट उड़े, और उड़ भी गए होंगे तो दोबारा बना लिए होंगे। और 1 साल से ज़्यादा इस देश का किसान, पंजाब का किसान दिल्ली के 3 बॉर्डरों पे टिका रहा, बना रहा, और इस सबसे अहंकारी सरकार को अपने घुटनों पे ला दिया। इससे एक तरह से ये अंदाज़ा हुआ, जैसे मैंने कहा कि मीडिया के नज़रिए से आप देखें तो एक तो वो हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री को शिकस्त मिली, दूसरे समाज के नज़रिए से आप देखिए, एक ये आंदोलन बहुत अहम था, और दूसरा आंदोलन था शाहीन बाग का आंदोलन, जिसमें वो महिलाएं जिनको कहा गया कि भाई आप अपने ही पुरुषों की पीड़ित हैं, यानी वो महिलाएं जिनसे कहा गया कि भाई आप तो पाषाण युग, जो स्टोन एज है, वहां से आती हैं, आप अपने ही परिवारों और अपने ही पुरुषों के मातहत उनकी पीड़ित हैं, और उनको बचाने के लिए भी एक महापुरुष आए जिन्होंने 3 तलाक का कानून पास किया। तो वो पीड़ित महिलाएं जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकती थी, वो 24 घंटे के अंदर खाना पकाते हुए, यानी आटा हाथ में लगा हुआ है, सीटी की आवाज़ आ रही है, खाना पक रहा है, हाथ से आटा झाड़ा और प्रोटेस्ट साइट पर आकर माइक थाम लिया कि बताइए आपका सवाल क्या है। 24 घंटे के अंदर मामूली घरेलू औरतें, मैं मामूली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्हें मामूली कहा जाता है कि भाई उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, खाना पकाना, घर की सफाई करना, कपड़े वपड़े धोना, इसमें कोई पैसा तो मिलता नहीं है, और जिस चीज़ में पैसा नहीं मिलता वो काम नहीं माना जाता। यही है ना भाई, हमारी इकोनॉमिक आप डेफिनेशन देख लीजिए, जब तक कि आपको अपने काम के बदले मजदूरी ना मिले वो काम नहीं माना जाएगा। तो इन औरतों को अपने काम के बदले मजदूरी भी नहीं मिलती, तो ये औरतें क्या ही बिगाड़ सकती थी किसी का। तो एक तरफ खाना बनाते बनाते, बच्चों को संभालते संभालते, ऐसी भी औरतों से मिली मैं वहाँ जो शिफ्ट में काम कर रही थी, अपनी सास से कहती थी कि भाई 12 घंटे बच्चों को तुम संभालो, मैं प्रोटेस्ट करके आती हूँ, फिर मैं घर आऊँगी, तुम बच्चों को संभालना और तुम प्रोटेस्ट पे जाना। 100 दिन तक शाहीन बाग का ये प्रोटेस्ट चला। तो सबसे ज़्यादा जो इनकलाब और आंदोलन होते हैं, ये मैंने खुद सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ा, बल्कि खुद अपनी आंखों से देखा कि इनकलाब, आंदोलन और रिवॉल्यूशन के लिए भी सरकारी जबर और सरकारी अहंकार और सत्ता का जो जुल्म है, कभी कभी वो जन्म देता है रिवॉल्यूशन को, या कभी कभी ये जुल्म ज़रूरी हो जाता है उन लोगों को याद दिलाने के लिए जिनके अंदर एक छोटा सा इनकलाबी अंदर बैठा हुआ था, उसके बाहर आने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, इन 10 सालों का, उसमें सत्ता का जुल्म लिखा जाएगा, उसमें संविधान को कत्ल करने की कहानियाँ लिखी जाएंगी, उसमें लिखा जाएगा कि कैसे कश्मीर के लाखों लोगों को उन्हीं के राज्य में कैद कर दिया गया और कर्फ्यू लगाकर उनके लिए वो फैसला लिया गया जिसमें उनको कभी शामिल नहीं किया गया। उसमें लिखा जाएगा कि किसानों पर गोलियां चलाई गई। उसमें यह भी लिखा जाएगा कि एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। लेकिन उसमें उनके जुल्म की कहानी के साथ साथ हमारे हौसलों की कहानी भी लिखी जाएगी। उसमें शाहीन बाग की औरतों का जिक्र होगा, उसमें पंजाब के किसानों का भी जिक्र होगा कि जब इस देश को मिटाने और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, सबसे संगीन कोशिश थी, सबसे ताकतवर लोगों के ज़रिए इस मुल्क को, इसकी तहजीब को, इसकी विरासत को जब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, तब इस मुल्क के सबसे गरीब लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क को बचाएंगे। तो इसलिए कभी कभी अपना इतिहास नहीं, बल्कि एक तरह से अपना जो वर्तमान है, हमारा जो हाल है, जो हालिया वक्त है, उसको भी देखते रहना बहुत ज़रूरी है। जो स्ट्रगल है वो सिर्फ हमारा स्ट्रगल नहीं है, जो लोकतंत्र का स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल पूरी दुनिया में चल रहा है। अभी जहाँ से मैं आ रही हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं अभी अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हूँ। अब देखिए मेरी किस्मत कि यहाँ से मैं इलेक्शन कवर करके गई और वहाँ पहुँची अगस्त के आखिर में, तो वहाँ इलेक्शन हो रहा था और उस इलेक्शन को बहुत नज़दीक से मुझे देखने का मौका मिला और इससे थोड़ी राहत भी हुई कि ये सिर्फ हमारे अंदर की खराबी नहीं है। हमारे अंदर की खराबी है, हम सह रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन पूरी दुनिया में ये एक डेमोक्रेसी का क्राइसिस आया हुआ है।
डोनाल्ड ट्रंप 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, अब शपथ ले लेंगे अगले महीने वो, और दोनों बार उनके सामने कौन था? महिला थी। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अभी तक ये बर्दाश्त और कबूल नहीं कर पाई है, वहाँ इतनी जगह नहीं बन पाई है कि एक महिला वहाँ की राष्ट्रपति बन सके। और वहाँ के जानकार ये बात यकीनी तौर पे कह रहे हैं कि इसकी पूरी संभावना थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस बार एक ब्लैक वुमन नहीं होती, एक अश्वेत महिला नहीं होती, तो ये कोई शर्त या बात नहीं थी कि ट्रंप जीत जाते। अमेरिका अभी भी 21वीं सदी में 2024 में एक महिला राष्ट्रपति के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमें यह भी समझना है कि हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, हम इनसे सीख लेते हैं, पूरी दुनिया में देखिए, चलिए देखते हैं रूस में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं इंग्लैंड में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, और वहां से हम सीख लेंगे। सीख हमें देनी है उन्हें। आपके पास जो जिम्मेदारी है वो अपने देश की तो है ही, आपके पास ग्लोबल लीडरशिप की जिम्मेदारी है। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो पूरी दुनिया के किसान बेचैन थे। पूरी दुनिया के किसानों ने कहा कि पूरी दुनिया के किसानों की इज्जत भारत के किसानों ने रख ली है। अमेरिका में आप जाके देखिए, इस वक्त किसानों की वो बुरी हालत है जो आपकी हालत हो सकती थी अगर आप सड़कों पे नहीं आए होते। वो आंदोलन नहीं कर पाए तो जमींदोज हो गए। आपने आंदोलन किया तो आप जमीन के ऊपर हैं। तो इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत को बचाने और बनाने की नहीं है, बल्कि ग्लोबल लीडरशिप की, कि भारत ये उदाहरण पेश करे कि तानाशाहों को सबक कैसे सिखाया जाता है और तानाशाही अहंकारी नेताओं को उनकी औकात कैसे दिखाई जाती है। ये सबक हमें दुनिया को देना है, क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, और हैरान है लोग अमेरिका में कि भाई वो जो लैटिन अमेरिकन लोग हैं, यानी जो इमिग्रेंट्स हैं खासकर, उनके खिलाफ है वो, और उनका कोई ऐसा भाषण नहीं बचा जहां पे उन्होंने इमिग्रेंट्स के खिलाफ स्टैंड ना लिया हो। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो आपके पालतू कुत्ते और बिल्लियों को काट के खा रहे हैं। ये कहा उन्होंने अपने एक स्पीच में, और उनमें से बहुत सारे इमिग्रेंट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे दिया। तो ये जो पूरी मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का जो बाजार है, ये भारत से लेकर अमेरिका तक चल रहा है, हरा भरा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गांधी के इस देश को, बुद्ध के इस देश को, जब मैं विदेशों में जाती हूँ तो मुझसे ये कोई नहीं कहता कि क्या आप नरेंद्र मोदी के देश से आई हैं। मुझसे ये भी नहीं कहता कोई कि आप अमित शाह के देश से आई हैं। मुझसे कहते हैं लोग आप बुद्ध के देश से आई हैं, आप गांधी के देश से आई हैं। तो चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, जो विरासत है वो विरासत हिंसा की नहीं, अहिंसा की ही होगी। वो दुनिया को जोड़ने की ही विरासत होगी। भारत हमेशा बुद्ध और गांधी के नाम पे ही जाना जाएगा। यहां से लेकर, और आप सोचिए जर्मनी तक, मैं कुछ महीने मैंने वहां भी गुजारे 2017 में, और मैं देखती थी कि वहां के बाजारों में जब भी इनकलाब की बात आई तो ठीक है, गोरकी का जिक्र हुआ जो आपके यहाँ भी जिक्र हो रहा है, चे गुवारा की बातें कही गई जो उनकी भी हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा ग्लोबल एम्बेसडर है, एक ही एम्बेसडर है भारत का, और वो ग्लोबल एम्बेसडर है महात्मा गांधी। और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि हमेशा, मेरी ये तमन्ना भी है उम्मीद के साथ साथ, कि हमेशा भारत बुद्ध और गांधी के नाम से ही जाना जाए। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी जो प्रेस पे अटैक हो रहा है उस पर, और इसके बाद अपनी बात भी ख़त्म करना चाहूँगी। मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास सवाल भी होंगे, वो भी हम ज़रूर लेना चाहेंगे। देखिए, आज के दौर में प्रेस की आज़ादी होती क्या है? पहली बात, प्रेस की आज़ादी होती है जिसमें एक पत्रकार आज़ाद होकर जिस तरह से वो देख रहा है अपने समाज को, वो वैसे ही रिपोर्ट कर सके। ये प्रेस की आज़ादी है। उसके ऊपर कोई सत्ता का दबाव ना हो, उसके ऊपर प्रशासन का कोई दबाव ना हो,
और उसके ऊपर आर्थिक दबाव भी ना हो। यानी कि रोजी रोटी जो चलनी है एक पत्रकार की, अगर आप ये उम्मीद करें कि कोई व्यक्ति 20-30-50 साल पत्रकारिता कर रहा है और वो अपने घर उसे बच्चों को खाना नहीं खिलाना, उन्हें स्कूल नहीं भेजना, तो शायद ये जायज़ नहीं होगा। तो जो एक आज़ादी है वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। आपको ये भी समझना है कि हमें सत्ता से भी आज़ादी चाहिए, हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी आज़ादी चाहिए, हमें कॉरपोरेट से भी आज़ादी चाहिए, जो कारोबारी हमें दबा के और हमारी आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक और अहम बात है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि हमारे पास इतनी गुंजाइश हो कि हम थोड़ी सी अपनी कोहनी, एल्बो रूम जिसे कहते हैं, कि थोड़ा सा अपनी कोहनी हम इधर उधर कर सकें। क्योंकि आप 1, 2, 3, 4 दिन तो ऐसा रह सकते हैं, लेकिन एक मॉडल पत्रकारिता का ज़रूर ऐसा बनना चाहिए जिसमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो। तो आज के दौर में मुश्किल ये है कि द वायर जैसे संस्थान, न्यूज़ क्लिक जैसे संस्थान, जिसमें पूरे के पूरे संस्थान को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, पुलिस रेड पड़ी और अभी फिलहाल न्यूज़ क्लिक लगभग ख़त्म हो चुका है। उनके संपादकों को और उनके जो संस्थापक थे उनको जेल भेजा गया और उस संस्था को लगभग ख़त्म कर दिया गया है। द वायर पे भी पुलिस रेड हुई और इत्तेफाक से आप ये देखिए कि मैं उस वक्त न्यूज़ रूम में सबसे सीनियर व्यक्ति थी और उसी स्टूडियो में बैठकर मुझसे पूछताछ हुई, जिस स्टूडियो में मैं रोज़ कार्यक्रम अपना रिकॉर्ड करती हूँ जिसे आप देखते हैं। और पंजाब में इस शब्द को अच्छे तरीके से आप जानते हैं, एक शब्द है बेअदबी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्टूडियो की बेअदबी हुई। वो मेरी कर्म भूमि है जिसमें मैं बैठकर सिर्फ सच और सच बोलती हूँ। वहाँ मुझे एक गुनहगार की तरह बिठाया गया और एक गुनहगार की तरह सवाल जवाब किए गए। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे पेशे की और मेरे स्टूडियो की, मेरे वर्क प्लेस की बेअदबी की गई। तो हर तरह से डराने धमकाने की कोशिश है, चाहे मेरे जैसे महिलाओं को जान से मार देने की, बलात्कार की धमकियाँ, मेरे परिवार को धमकियाँ, मुझे जेल में भेजने की धमकियाँ, मेरे संस्थान को ख़त्म कर देने की धमकियाँ। जो भी व्यक्ति 1 पैसे से लेकर 1 लाख या 10 लाख दे सकता है, डोनेशन पे, आप जानते हैं हमारा संस्थान डोनेशन पे चलता है, उन सब की आवाज़ को दबा देना, उनको धमका देना। तो हमें हमारा गला, फाइनेंशियली भी हमारा गला दबाने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ कोशिश है हमारे पर मुकदमे दर्ज किए जाएं, हमें सोशल मीडिया पे धमकाया जाए, और तीसरी कोशिश है, ये लेयर्स हैं अलग अलग, यानी मुकदमे दर्ज हों, सोशल मीडिया पे धमकाया जाए, और तीसरी सबसे बड़ी कोशिश कि हमें इतना गरीब और इतना बेसहारा कर दिया जाए कि हम अपने रिपोर्टाज के लिए ना रिपोर्टर को हायर कर सकें, ना एंकर को हायर कर सकें, ना कॉपीराइटर्स काम कर सकें, और ना ही हम मान लेते हैं कि पंजाब में कोई घटना हो रही है या चुनाव हो रहा है, मैं यहाँ अगर आती हूँ 3 दिन के लिए भी, तो मैं आऊँगी, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन आएंगे, एक छोटे मोटे होटल में ठहरना होगा, एक कार भी हमें रेंट करनी होगी, इसमें कुछ हज़ार तो खर्च होगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं ना पंजाब आ पाऊँगी, ना मैं आप लोगों से बातचीत कर पाऊँगी, ना आपकी खबर मैं यहाँ से ले जा पाऊँगी और देश और दुनिया के लोगों को दिखा पाऊँगी। तो कोशिश ये है कि हर तरीके से पत्रकारों की आवाज़ को दबा दिया जाए, और इसका अकेला तरीका वही है जो अमेरिका से लेकर और भारत तक में काम करेगा, वो है आप लोग हमारे साथ आइए, हमारे साथ खड़े हुइए, और हमारा ये वादा है कि आप हमारे साथ खड़े होंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे। और एक ऐसा मीडिया जो लोगों के ज़रिए लोगों के लिए चलाया जा रहा है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। एक ऐसा संस्थान, चाहे वो वायर को आप सपोर्ट करना चाहें या बाकी संस्थान, मैं यहाँ पर सिर्फ वायर के नुमाइंदगी के तौर पर नहीं हूँ, मैं यहाँ जो आज़ाद प्रेस है, जो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव जो मीडिया है, उसके नुमाइंदे के तौर पे मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि सिर्फ मेरे संस्थान को आपको जो अच्छा लगे, जहाँ आपको लगे कि ये आज़ाद पत्रकार हैं, ये आज़ाद संस्था है और हमारे सपोर्ट से इनको समर्थन मिलेगा, किसी भी तरह का सपोर्ट, अगर कुछ नहीं है तो हमारे कार्यक्रम देख के भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमें पैसा ही दें। और आप हैं तो हम हैं, आप हमारे साथ खड़े हुए हैं। जो आंदोलन है उससे सबसे ज़्यादा जो मदद मिली वो आज़ाद पत्रकारों को मिली, क्योंकि देखिए ये पूरा इकोसिस्टम है।
जब एक किसान खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपने हक को लेके रहूँगा, जब एक स्टूडेंट खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपनी आज़ादी बचाऊंगा, जब एक IAS ऑफिसर खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, जब एक टीचर खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपने स्कूल में धर्मनिरपेक्षता ही हमेशा रखूंगा, मैं यहाँ पर सांप्रदायिकता नहीं होने दूंगा, ये वो लोग हैं जो पत्रकारों को हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। आपसे हमारी हिम्मत है और हमसे आपकी हिम्मत है। हम बिल्कुल एक साथ एक दूसरे के खड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इतनी रोशनी मुझे यहाँ देने के लिए। आखिरी में कुछ एक नज़म के साथ मैं यहाँ ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें जो डर लगता है वो पढ़ने लिखने वाले लोगों से डर लगता है, और हम पढ़ने लिखने वाले लोग ही हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। और आप ये देखिए, जुल्म तो ये है कि हम बोलते भी हैं और उससे भी बड़ा जुल्म ये है कि आप सुनते भी हैं। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की, मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की, मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जबी तो लोच कमा का ज़बां तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र आएगा न जाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।